75% of the resumes are rejected before recruiters even see them. So imagine कीजिए, after applying in thousands of company, आपको सिर्फ एक ही आंसर सुनने को मिलता है, we are looking for someone with experience. सब लोग कह रहे हैं there are no jobs for freshers in the data analyst field, but that is not true. Freshers को exactly पता ही नहीं है कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं. So in this video, I will break down why recruiters reject freshers and what they need to do to get a job as a data analyst in this year. So वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं फ्रेशर के माइंड में, जिन सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा. लाइक हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स टू मेक, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स टू मेक, व्हाट अबाउट द रिज्यूमे, हाउ टू मेक a ATS friendly resume. So let's talk about why are so many freshers are not getting hired as data analyst and constantly getting rejected by the recruiters. तो सबसे पहले जो इशू है वो है lack of an overall data analyst personality. Data analyst क्या होता है एग्जैक्टली वो टेक्निकल स्किल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स पे भी बहुत अच्छा कमांड रखता है. वो डेटा में से इंसाइट्स निकालता है, उसको डैशबोर्ड्स में प्रेजेंट करता है, क्रिटिकल एनालिसिस करता है और फिर उसे प्रेजेंट करता है इन फ्रंट ऑफ मैनेजर्स, स्टेक होल्डर्स और क्लाइंट. फ्रेशर्स की कहाँ गलती आती है कि फ्रेशर्स सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पे ही ध्यान देते हैं, उनके सॉफ्ट स्किल्स उतनी अच्छी नहीं होती, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छी होती है. जो वो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको उन्होंने अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं किया होता है, उन्हें रिपोर्टिंग नहीं आती, उन्हें कन्वे करना नहीं आता कि किस तरीके से एक नॉन टेक्निकल पर्सन को अपने टेक्निकल इंसाइट्स को कन्वे कर सकते हैं. तो ये सारी स्किल्स भी एक रिक्रूटर देखता है इफ ही इज हायरिंग फॉर डेटा एनालिस्ट. अगर आप फ्रेशर हो तो सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पे ही आपको ध्यान नहीं देना है. कोई भी आप प्रॉब्लम ले रहे हो उसको कंप्लीटली सॉल्व कीजिए, उसमें से इंसाइट्स देखिए, प्रेजेंट करने का ट्राई कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और अच्छा कीजिए. डेटा एनालिस्ट इज अ पर्सन जो कि कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा करता है हर एक टीम के साथ, हर एक स्टेप पे, चाहे वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो, चाहे वो डेटा एनालिसिस करना हो या फिर आपको कंप्लीटली प्रेजेंट करना हो अपने इनसाइट को. तो ये सारी चीज़ें एटलीस्ट आपको कन्वे करना आना चाहिए. तो आपको कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना है और प्रेजेंटेशन स्किल तो बिल्कुल भी नहीं भूलनी. नेक्स्ट इशू है नो रियल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट. अभी मैंने क्या कहा, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट. फ्रेशर्स एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना के सोचते हैं कि उन्हें डेटा एनालिस्ट के लिए हायर कर लिया जाएगा. अब अगर आप अपने आप को खुद एक रिक्रूटर की जगह रख के देखिए, आपने एक सिंपल सा जुपिटर नोटबुक बना दिया, आपने एक सिंपल सी सीक्वल की प्रोजेक्ट बना दी, आपको कौन सी कंपनी हायर करेगी? प्रोजेक्ट ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बेसिस पे एक फ्रेशर को हायर किया जाता है. अगर आप प्रोजेक्ट ही उस लेवल का नहीं बना रहे तो आपको शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा? सो प्रोजेक्ट इज द मेन रीज़न दैट फ्रेशर्स आर नॉट गेटिंग हायर्ड एज अ डेटा एनालिस्ट. आपको जो भी प्रोजेक्ट बनाना है एटलीस्ट एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाना है कंपनी स्टैंडर्ड की तरह. कंपनी स्टैंडर्ड से मैच करना चाहिए, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से मैच करना चाहिए. सिंपल सी जुपिटर नोटबुक, सिंपल सा आपने सीक्वल प्रोजेक्ट बना लिया, एक डैशबोर्ड बना लिया, इसके बेसिस पे अगर आप सोच रहे हो कि आपकी जॉब लगेगी देन इट्स रॉन्ग. जितना आप टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान दे रहे हो उससे ज़्यादा आपको प्रोजेक्ट बनाने पे ध्यान देना है. क्योंकि जब आप पढ़ लोगे उसको जब अप्लाई करोगे तब आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी. आपको समझ में आएगा कि ये जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ इससे मुझे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है. और जितना ज़्यादा आप अच्छे प्रोजेक्ट बनाओगे उतना ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होती जाएगी. इंटरव्यूज़ में इस पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है कि आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हो, क्या रहेगा आपका अप्रोच. तो ये कहाँ से आता है? जितना ज़्यादा आप प्रोजेक्ट करोगे, जितने अच्छे आप प्रोजेक्ट करोगे वहाँ से आता है. नेक्स्ट रीज़न है नो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस. सपोज अगर आपको प्रोजेक्ट के बेसिस पे कॉल आ गया, इंटरव्यू आपका शेड्यूल हो गया, इंटरव्यू में सबसे पहला राउंड होता है कोडिंग राउंड. अब कुछ फ्रेशर्स की गलती कहाँ होती है कि वो प्रैक्टिस ही छोड़ देते हैं, पाइथन सीक्वल पे कंप्लीटली प्रैक्टिस छोड़ देते हैं. और मोस्टली हर कंपनी का जो फर्स्ट राउंड होता है वो कोडिंग राउंड ही होता है. वहाँ पर आपके स्किल्स को चेक किया जाता है सीक्वल से रिलेटेड और पाइथन से रिलेटेड. लॉजिक बिल्डिंग आपकी कैसी है, आप क्वेरी लिख पाते हो कि नहीं, आप प्रोग्राम लिख पाते हो कि नहीं. तो अगर आपकी प्रैक्टिस ही नहीं रहेगी तो आप किस तरीके से उस राउंड को क्लियर करोगे? सो प्रैक्टिस करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ये नहीं कि अगर आपको पाइथन, ये नहीं कि आपने एक फेज़ में पाइथन सीख लिया, एक फेज़ में सीक्वल सीख लिया, उसके बाद आपने कम्प्लीटली उसको इग्नोर कर दिया एंड देन आप जंप कर गए दूसरी स्किल पे. ऐसा नहीं करना. अगर आप दूसरी स्किल पे भी पढ़ रहे हो तो पैरेलली आपको थोड़ी बहुत रोज़ सीक्वल या पाइथन प्रोग्राम लिखना ही है, जिससे आपका हैंड्स ऑन होता रहेगा और इंटरव्यू के टाइम पे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी. नेक्स्ट आ जाते हैं जो सबसे बड़ा इशू है नॉन ATS कंप्लायंट रिज्यूमे. आधे से ज़्यादा जो फ्रेशर के रिज्यूमे हैं वो तो ATS सिस्टम ही रिजेक्ट कर देता है, रिक्रूटर्स तो उसको देखते भी नहीं है. ये वाली भी इशू है जो फ्रेशर्स बहुत ज़्यादा फेस करते हैं और इसकी वजह से ही उन्हें कॉल नहीं आता एंड दे विल एंड अप सेइंग देयर इज़ नो जॉब फॉर फ्रेशर. बट कोई भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है. आप उस लेवल की तैयारी कीजिए, आप उस लेवल का रिज्यूमे बनाइए कि खुद कंपनी आपको जॉब दे, खुद कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करे.
माना डेटा एनालिस्ट एंट्री लेवल फील्ड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको बेसिक स्किल्स के बेसिस पे ही जॉब मिल जाएगी। कंपनी में अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको प्रूव करना होगा कि आपको ये सारे स्किल सेट बहुत ही अच्छी तरीके से आते हैं, और रिज्यूमे में उसको प्रेजेंट करना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। तो अगर रिज्यूमे में आपने परफेक्ट कीवर्ड्स नहीं डाले हैं जो डेटा एनालिस्ट रिलेटेड है, और अगर आपने रिज्यूमे को कस्टमाइज नहीं किया है फॉर एवरी जॉब डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ पे भी आपके जो चांसेस हैं शॉर्टलिस्ट होने के बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो एक ATS फ्रेंडली रिज्यूमे होना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम। सो ये तो रहे मेन रीजंस कि रिक्रूटर्स क्यों फ्रेशर्स को रिजेक्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी कि एक फ्रेशर को क्या करना चाहिए टू स्टैंड आउट इन द मार्केट। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है प्रोजेक्ट्स। सो प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं? ऐसे प्रोजेक्ट बनाने हैं जो कि रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को सॉल्व करें। जैसे कस्टमर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया, या फिर सेल्स से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, या फिर किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके के अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हो, इन सब डोमेन के अगर आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो वो प्रोजेक्ट आपका एक कंपनी रेलिवेंट प्रोजेक्ट बनता है। कोई भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसमें आपको मल्टीपल स्किल्स यूज़ करना है। जैसे कि आपने SQL का यूज़ किया डेटाबेस से डेटा लेने के लिए, देन आपने पाइथन में एनालिसिस किया या फिर एक्सेल में एनालिसिस किया, देन आपने कोई डैशबोर्ड बनाया, ओके, एंड देन अगेन आपने जो क्लीन डेटा था, जो आपका ट्रांसफॉर्म डेटा था, उसको SQL की हेल्प से कहीं पे स्टोर किया। तो ये क्या है, आपका एक कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनता जा रहा है। इसमें आप रिपोर्टिंग को भी यूज़ कर सकते हो कि जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसका एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को प्रेजेंट करना चाहते हो तो एक PPT बनाइए कि आपने क्या इनसाइट्स निकाले, क्या आपका रिकमेंडेशन है, क्या कंक्लूजन है, किस तरीके से आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, क्या क्या एनालिसिस टेक्निक्स आपने लगाई। तो इस तरीके से अगर आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट और कंपनी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट बनता है। और ये मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें सिर्फ आपने एक ही स्किल यूज किया। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि रिज्यूमे में 3 प्रोजेक्ट डालते हैं, एक SQL का डाल देते हैं, एक एक्सेल का डालते हैं, एक पावर BI का डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। फ्रेशर के लिए एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट तो रिज्यूमे में होने चाहिए, तीनों में मल्टीपल स्किल्स होने चाहिए, तीनों किसी रियल वर्ल्ड चैलेंज को सॉल्व करते होना चाहिए, और हर एक प्रोजेक्ट का एक कंप्लीट रिपोर्ट होना चाहिए जो कि एज अ रीडमी फाइल आप गिटहब पोर्टफोलियो में अपने ऐड करोगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो स्पेशली नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए है। अब कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मैं नॉन टेक्निकल पर्सन हूँ, अगर मैं नॉन टेक्निकल फील्ड से हूँ, तो भी मेरे चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है एज अ डेटा एनालिस्ट हायर होने के लिए। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। नॉन टेक्निकल को थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जॉब ही नहीं लगेगी। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो आपको दिखाने ही पड़ेंगे। हो सकता है कि आपको टेक्निकल चीज़ें समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, तो इसके लिए मैं सबसे बेस्ट चीज़ रिकमेंड करूँगी कि अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड से आ रहे हो तो आपको सर्टिफिकेशन करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एटलीस्ट रिज्यूमे में शो करना चाहिए कि आपने पर्टिकुलर स्किल किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से किया है। और मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि आपको कम से कम 1-2 सर्टिफिकेशन तो करने ही चाहिए फॉर द रेलिवेंट स्किल्स। इसके बेसिस पे आपको जॉब तो नहीं मिलेगी, बट हाँ आपको प्लस पॉइंट जरूर मिलेगा रिज्यूमे में। थर्ड पॉइंट, बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो वेबसाइट। कुछ लोग तो सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक करते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो ड्राइव पे डाल देते हैं। ड्राइव इज नॉट योर पोर्टफोलियो। एटलीस्ट आपका गिटहब प्रोफाइल होना चाहिए, वहाँ पे आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सबके सोर्स कोड, रिसोर्सेज, जितना भी चीज़ें आपने यूज़ किया सब कुछ मेंटेन्ड होना चाहिए, प्लस एक रीडमी फाइल होनी चाहिए जो आपके प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करे। तो अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं है देन आई एम सो सॉरी, कोई भी कंपनी आपको जॉब नहीं देगी। सो जैसे आप लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हो वैसे ही आपको गिटहब प्रोफाइल को भी ऑप्टिमाइज करना है। सिर्फ प्रोजेक्ट्स ऐड नहीं करने, उसका जो प्रोफाइल वाला पेज है वो भी आपका अप टू डेट होना चाहिए विथ एवरी सेक्शन फिल्ड अप। नेक्स्ट आ जाता है कि एक ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना। सबसे पहले फ्रेशर्स को जो भी रिज्यूमे बनाना है वो सिंगल पेज में होना चाहिए, 1 कॉलम फॉर्मेट में होना चाहिए। सो जितने भी जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हो बेस्ड ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन आपके कीवर्ड्स एडेड होने चाहिए आपके कंप्लीट रिज्यूमे में। और बहुत सारी कंपनीज में कवर लेटर भी एक ऑप्शन में रहता है कि आप कवर लेटर भी अपना अपलोड कर सकते हो। तो एक कवर लेटर भी आपको क्रिएट करनी है अगेन विद द कीवर्ड्स एंड योर स्किल सेट। मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई थी जहाँ पे आप ChatGPT का यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा कवर लेटर क्रिएट कर सकते हो। सो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डेफिनेटली चेक कीजिएगा उस वीडियो को, आपको कवर लेटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी एंड उसमें आपको कवर लेटर का टेम्पलेट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन में। फ्रेशर ये मिस्टेक बहुत करते हैं कि वो लिंक्डइन को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, लिंक्डइन की पावर को ही नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ एक रिज्यूमे के बेसिस पे मुझे हायर कर लिया जाएगा तो लिंक्डइन प्रोफाइल मुझे ऑप्टिमाइज करने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है, जितना ज़्यादा आपका रिज्यूमे अच्छा है उतना ही आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप इन ईजी अप्लाई कर रहे हो किसी भी कंपनी में, सबसे पहले रिक्रूटर को लिंक्डइन प्रोफाइल दिखती है और कुछ ATS सिस्टम तो लिंक्डइन प्रोफाइल को भी पार्स करते हैं। अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कीजिए, एक प्रोफेशनल फोटो लगाइए, बैनर लगाइए, हेडलाइन लिखिए, SEO कीवर्ड्स इंक्लूड कीजिए अपने हेडलाइन में, अबाउट
सेक्शन में। अगर आपका कोई भी वॉलंटियर एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है उसको ऐड कीजिए। रेगुलरली पोस्ट डालने की कोशिश कीजिए। पोस्ट तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वे है अगर आपको कनेक्शंस इंक्रीज करने हैं तो। जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, कोई चैलेंजेस आपने फेस किए, कोई सर्टिफिकेशंस आपने किया, सब चीज़ें आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हो। इससे आपको कुछ नुकसान तो होने वाला नहीं है, सो व्हाई नॉट पोस्ट। इससे आपकी रीचेबिलिटी भी बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी और कनेक्शंस इंक्रीज होंगे। अगर आपको लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं, किस तरीके से आप अबाउट सेक्शन लिखोगे, रिज्यूमे कैसे लिखोगे, रिज्यूमे के प्रोजेक्ट के पॉइंट कैसे लिखोगे, कवर लेटर कैसे लिखोगे, इन सब चीज़ों पे मैंने एक कंप्लीट गाइड बनाई है जहाँ पे आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। सो मैंने ये कंप्लीट गाइड बनाई है, जॉब प्रिपरेशन एंड इंटरव्यू गाइड। ये आपके करियर के हर एक स्टेज पे आपको हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी, चाहे वो रिज्यूमे हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे कवर लेटर हो, चाहे इंटरव्यू हो, और चाहे वो चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट हो, जो कि आपको हेल्प करेंगे इन क्राफ्टिंग ऑल दीज थिंग्स। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, वर्किंग ऑन सॉफ्ट स्किल। अब सॉफ्ट स्किल्स की प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओ उसको ट्राई कीजिए खुद से एक्सप्लेन करने का। किसी को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर आप ट्राई कर सकते हो कि अकेले में ही खुद से प्रेजेंटेशन देने का, कि जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसका क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, कैसे सॉल्व किया आपने, क्या कंक्लूजन निकला, किस तरीके से आप कंपनी को रिकमेंड करोगे बेस्ड ऑन योर सॉल्यूशन। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने सारे पॉइंट्स बता दिया आपको कि एक फ्रेशर को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है इफ़ दे रियली वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। आई होप मैंने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आप अपनी प्रिपरेशन में उसको इंक्लूड करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी इन बिकमिंग अ डेटा एनालिस्ट।